नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। और स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास यानी कि डेली करंट अफेयर्स क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात, ठंड का समय अब जो है निकल चुका है और समय आ गया आपकी पढ़ाई का। हालांकि अब आप एक्सक्यूज देंगे कि सर गर्मी बहुत आ गई, सर नहीं पढ़ पाएंगे। ठंडी रहती है तो कहते सर नहीं पढ़ पाएंगे, ठंडी बहुत है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि जैसे सूरज नहीं निकलता है बिना किसी जो है अपनी इच्छाओं को मारते हुए कि नहीं यार अपन तो नहीं निकलेंगे। सूरज निकलता है, हर हाल में निकलता है। हालांकि वो बात अलग है कि धुंध जो उसको ढक देती है कई बार, लेकिन सूरज निकलता है अपने समय पर है और अस्त होता भी है। ठीक है, उदय और अस्त होना उसका क्या है? शाश्वत सत्य है। इसीलिए सूर्य क्या है? महान है अपने आप पे। सूर्य ऊर्जावान है। सूर्य से पूरा संसार जो है चमकता है अपने आप पे और उसको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगर आप भी ऊर्जा अपने भीतर समाहित करना चाहते हैं और अपने उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी सफलता के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूरज के निकलने का समय और अस्त होने का समय नियत है, उसी प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई को भी ठीक उसी प्रकार से उस सूर्य के समान करना पड़ेगा। तभी आप ओजस्वी, तेजस्वी और महान बनने का जो है आप बीड़ा उठा पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए निरंतरता आपके लिए क्या है? बहुत आवश्यक है। और मैं हर रोज आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि अगर आप की कुछ कमियां हैं तो उन कमियों पर आप काम करेंगे और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी कोई है नहीं दुनिया में, ध्यान रखिएगा। और ये जो सप्ताह जो चल रहा है ना बॉस, इससे थोड़ा दूर रहिएगा। इस सप्ताह के चलने से कुछ होने वाला है वह नहीं बॉस। ठीक है, तो मैं आपसे बहुत अपेक्षा करता हूं कि आप जो है अल्टीमेटली हर दिन अपने प्यार मोहब्बत से मनाएंगे, बजाय इसके कि किसी खास जो है डे को आप सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए। इंडिया या इंपैक्ट समिट 2026 किस अवधि के दौरान आयोजित किया गया था? बताओ भाई। आप लोग यार आंसर नहीं देते हो, मुझे बड़ा कष्ट होता है। भले ही 200-250-300 लोग देखते हो लेकिन उत्तर नहीं देते हैं आप लोग। मतलब क्यों आंसर नहीं देते हैं, ये मेरी समझ से जो है परे है। आप घंटा भर चैट कर लेते हैं, घंटा भर फेसबुकिया लेते हैं, चैटिया लेते हैं। यहां पर आपको उत्तर देने में क्या चला जाता है? कोई आपके नाम को पढ़ करके राजा बन जाएगा क्या? या कोई आपका अकाउंट हैक कर लेगा या कोई कुछ और कर लेगा? मतलब बहुत विडंबना होती है कि आप लोग नहीं करते हैं। फ्री में दी हुई चीज का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, ये प्लीज इसका आंसर दिया करिए। उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप सर्च करेंगे और मुझे देंगे। ठीक है, चलिए। आज का पहला टॉपिक केंद्रीय जल आयोग। यह अभी चर्चाओं में रहा है क्योंकि इसने अभी एक जो है एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। और केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है यहां से प्रश्न, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत काम करने वाले केंद्रीय जल आयोग, ठीक है, 9 फरवरी को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजित किया। यह कार्यशाला बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन से जुड़ी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उनकी समीक्षा के दिशा निर्देशों पर बेस्ड थी अपने आप में। आप जानते होंगे यह जो केंद्रीय जल आयोग है वह बाढ़ और बाढ़ पूर्वानुमान चीजों पर काम करता है, जल संसाधन को मजबूत करने पर काम करता है। ठीक है, तो ये इसकी बैठक अभी हाल ही में हुई, इसलिए चर्चाओं में है। अब चूंकि इसकी बैठक अभी हाल ही में हुई, चर्चाओं में रहा है, तो CWC यानी कि केंद्रीय जल आयोग के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम पूछ लेगा। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग आदि होता है, ठीक उसी प्रकार से केंद्रीय जल आयोग है अपने आप में। ठीक है, CWC इसको बात है, सेंट्रल वाटर कमीशन अपने आप में। शायद संभवतः पहली बार सुने होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये जो भी कार्यशाला यानी कि जो एक वर्कशॉप जो भी आयोजित की गई थी, इसका क्या मेन मोटो था? मोटो ये था कि जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग अपनी मौजूदा सेवाओं और नई पहलों की जानकारी सभी संबंधित पक्षों को दे सके और उनसे सुझाव ले सके। हमने कौन कौन से नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं उसकी जानकारी को देने के लिए ही एक वर्कशॉप यानी कि एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बाढ़ पूर्वानुमान, तैयारी और बाढ़ प्रबंधन यानी कि जो फ्लड आदि आता है उसका मैनेजमेंट की योजना में बेहतर तालमेल बनाया जा सके। इसके साथ ही इस पर भी जोर दिया जाएगा कि राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय जल आयोग की पूर्वानुमान और निर्णय सहायता सेवाओं का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए, जिसमें अन्य केंद्रीय संस्थानों का सहयोग मिल सके। बाढ़ एक बड़ी समस्या भारत में है, आप जानते होंगे। बरसात के मौसम में किस प्रकार से जो है बाढ़ का प्रकोप बढ़ता है, आप जानते होंगे। बिहार में कोसी हो गया, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में आइएगा, घाघरा हो गई अपने आप में, कई सारी अन्य नदियां हैं। उधर गंगा की तरफ चले जाइएगा, इलाहाबाद प्रयागराज में बाढ़ आती है। तो ये जो बाढ़ का एक प्रकोप है अपने आप में बहुत विकट है।
इसलिए बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ की से समय जो तैयारी आज होती है उस पर प्रॉपर जो भी टीम होती है वो अच्छे से काम करे, अलग अलग डिपार्टमेंट अच्छे से काम करे, इसी के लिए ही इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए ये जो CWC है ये दरअसल यानी केंद्रीय जल आयोग जो है ये क्या है, एक प्रमुख तकनीकी भारत सरकार का प्रमुख तकनीकी संगठन है जो जल संसाधनों के क्या करता है, जल संसाधनों के यानी कि जो वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, योजना, विकास और निगरानी से जुड़ा हुआ है। यह आयोग जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय के रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके। दूसरा, केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945 में हुई थी और तब से यह देश में जल संसाधनों के संपूर्ण उपयोग और प्रबंधन के लिए तकनीकी दिशा निर्देश जो है क्या करता है, प्रदान करता है अपने आप पे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसका मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों के उचित नियोजन, संरक्षण, नियंत्रण और उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है, जिसमें अब आपका बाढ़ नियंत्रण हो गया, सिंचाई हो गया, नेविगेशन, पानी की आपूर्ति और जल विद्युत जैसे क्षेत्रों में योगदान करना भी शामिल है। तो इसलिए केंद्रीय जल आयोग के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब बन जाएगा इस पर क्या छोटा सा प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है। बताइए भाई साहब, केंद्रीय जल आयोग 9 फरवरी को किस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया? तो ए ऑप्शन है जल विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा के को लेकर के, बी ऑप्शन है नदी जोड़ो परियोजना को लेकर के, सी ऑप्शन है बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन से जुड़ी DPR के दिशा निर्देशों के लिए, या डी ऑप्शन है भूजल दोहन नियंत्रण के लिए। बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलो इंपॉर्टेंट है बॉस, ठीक है, इसको स्किप नहीं करना है किसी भी रूप में। ठीक है, चलिए सी हो जाएगा इसका उत्तर क्या, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग पढ़ लीजिएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 चर्चाओं में रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप इसमें जो है कुछ नहीं जानते होंगे। छठी बार दरअसल अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 भारत अपने नाम किया, किसको हरा करके, आपके इंग्लैंड को हरा करके। ठीक है, छठी बार ये जीत जो है हुई है भारत की, और इसमें एक नए उभरते खिलाड़ी हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, और वैभव सूर्यवंशी सलामी बल्लेबाजी उन्होंने की थी, और इन्हीं को ही दरअसल मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट ये जो है ये टूर्नामेंट इनको इनके नाम किया गया है ये, और बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं अपने आप पे वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, सचिन और धोनी के बाद, ठीक है, विराट कोहली के बाद जो है कहीं ना कहीं इनका नाम भी लिया जा रहा है। ठीक है, इस ऐतिहासिक मुकाबले में भारत के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 30 बाउंड्री के साथ 175 रन की यादगार पारी खेली और टीम की जीत की नींव रखी। 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी रही, महत्वपूर्ण रही। ठीक है, और हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर के 411 रन बनाए। भारत को 20 के स्कोर पर ओरान जॉर्ज 9 के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान आयुष मात्र के साथ दूसरे विकेट के लिए 142 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला अपने आप पे। तो ये बढ़िया बातें हैं इनके बारे में, है ना। चलिए अब बताइए कि ये कहां पर इसका आयोजन हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है, इंग्लैंड को हराकर जीता है, छठी बार जीता है, लेकिन बताना है आपको कि ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच जो है कहां पर खेला गया। जो फाइनल मैच है, ठीक है, ये खेला गया लॉर्ड्स लंदन, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, हरारे स्पोर्ट्स क्लब या दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। कहां पर किया गया, कॉमन सा प्रश्न है। अब बाकी सब चीज पढ़ेंगे लेकिन इसको छोड़ दोगे आप तो यहीं से प्रश्न बन जाएगा आपके भाई, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। जब भी ऐसा कोई गेम आदि होता है तो वो कहां पर, उसका फाइनल मैच कहां पर खेला गया। ठीक है, किस देश को हराकर जीता गया तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेडियम का नाम क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, वर्ल्ड डिफेंस शो अभी हाल ही में ये दरअसल दुबई के रियाद, सऊदी अरब जो है आयोजक देश था और आयोजन स्थल इसका रियाद था। रियाद में दरअसल इस वर्ल्ड डिफेंस शो पूरे विश्व का एक डिफेंस शो था, इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। वर्ल्ड डिफेंस शो WDS एक वैश्विक स्तर की एक रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन है जिसका आयोजन सऊदी अरब द्वारा किया जाता है। यह रक्षा क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन, निवेश, इन्वेस्टमेंट, तकनीकी सहयोग यानी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है अपने यहाँ पे। तो ये पूछा सकता है आपके एग्जाम में, 2 चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, यह मंच सरकारी प्रतिनिधियों के सैन्य नेतृत्व, रक्षा उद्योग और तकनीकी कंपनियों को
एक साथ लाता है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? वैश्विक रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना, रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्म, हथियार प्रणालियां और रक्षा तकनीक को प्रदर्शित करना ही इसका क्या है? अल्टीमेटली उद्देश्य है, मोटो है। ठीक है, चलिए कब से कब तक हुआ भाई? 4 फरवरी 2026 से लेकर के 8 फरवरी 2026 तक, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 को। ठीक है, रियाद सऊदी अरब में किया गया। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है ना भाई साहब, नोट कर लिया करो कहां कहां पर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कि ये जो अभी वर्ल्ड शो हुआ है, वर्ल्ड डिफेंस शो, ये कहां पर आयोजित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, आपका जो है जेद्दा में, बी ऑप्शन है रियाद में, सी ऑप्शन है दुबई में, या फिर डी ऑप्शन है अबू धाबी में। बताओ, जेद्दा, रियाद, दुबई या फिर अबू धाबी, बताओ। वर्ल्ड डिफेंस शो, ठीक है, कहां पर किया गया है? ये किया गया भाई साहब आपका रियाद में किया गया है ना। तो रियाद कहां पर है? बी वाले ऑप्शन में, तो बी इज द राइट आंसर। दैट्स इट, बस हो गया, आसान तो है। कोई भी अदालत, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन अभी हाल में माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। क्या दिया गया है? इसमें एक बात कही गई है। क्या कही गई है? कही गई है कि कोई भी अदालत, ठीक है, किसी भी किसी महिला को, खास करके नाबालिग को, उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा है, गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। आप जानते होंगे कई बार जो है जाने और अनजाने में जो है, जो नाबालिग जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती, प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ठीक है, गर्भधारण उनका हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में, ठीक है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, कि भैया आपको गर्भावस्था जारी ही रखना है, ऐसा नहीं कह सकता है, क्योंकि यह महिलाओं के अधिकारों का क्या हनन है अपने आप में। कोई भी लड़की भले ही नाबालिग है, तो नाबालिग अगर है और अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है बिल्कुल भी कि उसका रेप किया गया था या फिर उसकी इच्छाओं के विरुद्ध किया गया था। आप जानते हो कि आज का यूथ बड़ा स्मार्ट हो गया है ना। तो ये एक बड़ी बात है जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कही है अपने आप में, कि भाई देखो ऐसा है कि दरअसल जो नाबालिग होते हैं आप उनके इच्छाओं के विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि आप किसी को फोर्स करें अपने आप में कि नहीं आपको गर्भावस्था को जो है कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। डजंट मैटर कि उसकी एज जो है क्या है, कम है, नाबालिग है, 18 से बिलो है, बट आप इस पर उसको कोई फोर्स नहीं कर सकते हैं। हालांकि आज समाज, जैसा कि अभी मैं कह रहा था आप लोगों से, कि समाज बहुत तेज है आजकल, बच्चे बहुत तेज हैं, और 18 बिलो 18 फिजिकल रिलेशंस में वो आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग यूथ हैं, युवा हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि हर एक चीज का अपना एक समय होता है, टाइम होता है, लाइक। और आप भारत जैसे देश में रहते हैं जहां की संस्कृति परंपराएं अपने आप में क्या एक अलग बहुत है। बिफोर मैरिज फिजिकल रिलेशनशिप में आना अपने आप में ही जो है क्या है गलत बात होती है। कई बार लोग इसको जो है अपनी स्वतंत्रता से जोड़ करके देखते हैं कि नहीं अपनी फ्रीडम है, हम कुछ भी करें। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता कि आप कुछ भी कर लीजिएगा। अगर आप कुछ भी करने लग जाइएगा तो फिर जो हमारा संस्कृति परंपरा है उसका विलोप होने में कोई टाइम नहीं लगेगा बॉस। अगर आज भारतीय संस्कृति अपने महानतम कृतियों को संजोए हुए है और आज भी दुनिया अंतिम रूप से भारत की ओर अगर ताकती है, देखती है, ठीक है, और उसके वैदिक ग्रंथों को समझती, पढ़ती है और उसमें अपने को ढूंढती है, शांति महसूस करती है, तो उसके पीछे हमारी संस्कृति परंपराएं रही हैं, हमारा अपना ज्ञान रहा है। उस ज्ञान को समाप्त नहीं करना है। आज भारत में आप देखिए किस समय किस प्रकार से जातिवादिता का बीज बोया गया है अपने आप में। कोई किसी जाति को टारगेट कर रहा है, कोई किसी को टारगेट कर रहा है। यह हमारी अपनी संस्कृति परंपराएं नहीं रही हैं। ठीक है, इसलिए हर वो काम जो एक समय के बाद होता है उसको पहले करना अपने आप में क्या है, अनैतिक है और जो है एथिकल नहीं है, अनएथिकल है। ठीक है, और ये इससे हमारे मूल्यों का क्या होता है, क्षरण होता है। ध्यान दीजिएगा। और जिस व्यक्ति के भीतर मूल्यों का क्षरण, जिसको हम वैल्यूज कहते हैं, जिसको आप पढ़ते होंगे, जिसके अंतर्गत जो है क्षमा, दया, ठीक है, आदर, सम्मान जैसे मूल्य आते हैं, अगर आप उनको, संस्कार जिसको कहते हैं हम, अगर वो समाप्त हो गए तो फिर वह हमारी संस्कृति नहीं है। जैसे कपड़े को पहनने को लेकर कई बार लोग बातें करते हैं कि सर शॉर्ट्स ड्रेस पहन लेंगे सर क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, आपकी स्वतंत्रता है, पहन सकते हैं, लेकिन यह संस्कृति नहीं रही है। इस पर लोग कहते हैं कि विमेंस का आप एंगेज्ड में है। ऐसा नहीं होता है बॉस, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज वाले साड़ी पहन के घूमते हैं,
और हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा। मैं इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। डजंट मैटर कि किसी के शॉर्ट्स कपड़े से आप किसी को जज नहीं कर सकते कि वो गलत इंसान है, बिल्कुल नहीं गलत होगा, लेकिन कल्चर नहीं ना यार अपना, क्यों करना है ऐसा काम? आदिवासी थोड़ी ना बनना है। ऐसे आदिवासी लोग जब थे तो वो बहुत कपड़े पहनते थे, इनफैक्ट नहीं तक पहनते थे। तो हम प्रगति कर रहे हैं या हम आदिवासी समूह की तरफ जा रहे हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा। और गर्भावस्था जो बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी के अधिकारों का हनन इस बिहाफ पे नहीं कर सकते हैं कि भाई तुम बिलो 18 हो, ठीक है। और ये अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं समाज ही है। हम अपने बच्चों को शायद समझा नहीं पा रहे, अपने बच्चों को शायद हम वह शिक्षा या वह नैतिक मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से यह कंडीशन बन रही है। हमें प्रयास करना है कि यह कंडीशन ना बने कि कोई भी बालिका, कोई बच्ची 18 बिलो जो है जो प्रेग्नेंट हो जाए या गर्भावस्था में धारण कर ले, है ना। तो यह बात बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्यार के नाम पर फिजिकल होना जो है ना, बहुत बेवकूफी भरा कदम होता है बॉस, ठीक है। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आपसे प्यार के नाम पर कोई कुछ ऐसा कहे, साफ मना कर देना कि इट्स नॉट ए लव, ठीक है। इट्स नॉट ए लव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। और वैसे भी इस समय जो सप्ताह चल रहा है वही वाला है, इसलिए प्लीज अपने आप को अवेयर रखिएगा। और खासकर आप महिला हैं, ध्यान रखिएगा, आपकी इज्जत, आपका सम्मान, आपकी आबरू आपसे है, ध्यान दीजिएगा। आपके सम्मान से आपके माता पिता का सम्मान है। कभी कोई वो काम मत कीजिएगा जिससे आपके माता पिता पर या आप पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हालिया एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि कोई भी अदालत किसी महिला को, खासकर नाबालिग को, उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। यह टिप्पणी उस मामले में आई है जिसमें शीर्ष अदालत ने 30 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी थी, ठीक है। चलिए मामले की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो जानकारी के अनुसार 17 साल जब लड़की 17 साल की थी तब वह एक संबंध के दौरान गर्भवती हो गई। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि पहली नजर में यह गर्भावस्था अवैध प्रतीत हो सकती है क्योंकि उस समय लड़की नाबालिग थी। हालांकि अदालत ने यहां भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में यह तय करना जरूरी नहीं है कि संबंध उसकी मर्जी से था या यौन शोषण का मामला था। आप जानते हो कि कई बार फीमेल्स, आप दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, कल्चर देख लीजिए, इनफैक्ट आजकल तो लखनऊ फैल गया चीजें। कई बार जो नाबालिग लड़कियां होती हैं वो अपने मन से जो है फिजिकल रिलेशन में आते हैं और उसके बाद जो है वो प्रेग्नेंट आदि हो जाती हैं, है ना। तो इसमें आप ये तो नहीं कह सकते हैं ना बॉस की जो है रेप किया गया है या उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया है। हालांकि कई मामलों में जो है इसमें आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कई बार फैमिली जेल तक चली जाती हैं। इस पर खूब काम करने की आवश्यकता है और ये होगा तभी जब हमारे विचारों में अच्छाई आएगी, ठीक है। ये जो मामले जो आप अब देख पा रहे होंगे, जिस प्रकार से आजकल महिलाएं कम उम्र में इस तरीके से रिलेशन में आती हैं, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर संस्कारों को जो है उत्पन्न करने का प्रयास करें। हमारे भीतर जो नैतिक मूल्य होते हैं, जिसको हम संस्कार कहते हैं, जिसमें दया, क्षमा और ईमानदारी होती है, जब हम नैतिक मूल्यों को हम किसी अपने बच्चे के अंदर प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे तब होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज हम मोबाइल उसके हाथ में दे देते हैं, मोबाइल फोन में वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं नहीं पता है। माता पिता खुद ही रील बना रहे हैं बच्चों के साथ में, भद्दे भद्दे, गंदे गंदे, घटिया घटिया, तो इससे फिर चीजें नहीं होती हैं बढ़िया, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए महिला की इच्छा सर्वोपरि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बॉस महिला की इच्छा होगी, क्या करना चाहती है वो। अदालत ने कहा कि सबसे अहम पहलू यह है कि लड़की खुद इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। प्रजनन से जुड़े मामलों में महिला का निर्णय सर्वोच्च महत्व रखता है और उसी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह महिला के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अब जो है क्या करना चाहती है, आगे कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं करना चाहती उस चीज को, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और प्रश्न इस पर बनेगा, आप इसका एग्जांपल दीजिएगा, ठीक है, सॉरी आंसर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अदालत किसे गर्भावस्था जारी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। केवल महिला, विवाहित महिला को, केवल नाबालिग महिला को, किसी भी महिला को, विशेषकर नाबालिग को, या केवल अविवाहित महिला को, खासकर नाबालिग को, है ना। आई थिंक सी वाला होना चाहिए, देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। पीसीएस 2026 का प्री मेंटरशिप गाइडेड प्रोग्राम हमारा चल रहा है। इसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। महीने में 2 बार गूगल मीट के माध्यम से आपकी सारी चीजों को ऑब्जर्व किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। इसमें प्री के वीडियो लेक्चर, सीसेट और टेस्ट सीरीज आपका, डेली मॉक आपका, ये सब चीज, करंट अफेयर्स आपका, ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। इसमें आर्टिकल आदि भी होगा। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 या फिर बाकी जो 2 नंबर हैं इन पे आप जो है इस कोर्स का नाम लिख करके भेजिएगा, डिटेल्स आपको भेज जाएगी, या फिर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पर्वतारोही कबाक यानो भी चर्चाओं में रही है।
27 वर्षीय साहसी पर्वतारोही कबाकियानो ने 1 फरवरी 2026 को अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकांगुआ पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर ली। तो अब ये पूछेगा ये कहां पर है, अर्जेंटीना में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माउंट एकांगुआ की ऊंचाई लगभग 22,831 फीट है, यानी कि लगभग 6,961 मीटर है, जो इसे एशिया के बाहर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी बनाती है। अब ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेगा, नाम तो इनका चर्चा में, लेकिन इसके साथ साथ में इस पर्वत के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए, तो ये पढ़ लीजिएगा। और वैसे भी भूगोल में पर्वत चोटी आज तो आती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से यह एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है और पश्चिमी तथा दक्षिण गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी जो है ये मानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको एकदम आपको क्या करना है, रेडी कर लेना, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना फैक्ट है। बाकी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है अपने आप पे, तो बड़ी बात है, ठीक है। और कबाकयानो जो है ये अरुणाचल प्रदेश से हैं, अपने आप पे कहां से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, तो इनको ये रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक निचले सुबनसिरी जिले के कमले क्षेत्र से आती हैं और निसी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। क्या ये निसी समुदाय है, इसी से ताल्लुक रखती हैं, और इन्होंने इस उपलब्धि से अपने जो है अपने समुदाय का मान बढ़ाया है। इससे पहले मई 2024 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, जिससे वह एवरेस्ट फतह करने वाली अपने समुदाय की पहली महिला बन गई थी, ठीक है। चलिए बस आप इतना याद रखिएगा और बाकी आप इसको छोड़ सकते हैं। चलिए अब आप बताइए प्रश्न पर क्या हो जाएगा उत्तर। हाल ही में समाचारों में रही पर्वतारोही कबाकयानो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कबाकयानो 1 फरवरी 2026 को दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची माउंट एकांगुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, ठीक है। दूसरा, माउंट एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला में स्थित है और यह पश्चिमी गोलार्ध की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। कबाकयानो का संबंध सिक्किम राज्य से है और वह 7 शिखरों का अभियान पर है। क्या होगा इसमें, कौन सा सही है, बताओ भाई। सिक्किम नहीं ना बॉस, अरुणाचल प्रदेश है, तो इसको कट कर दीजिए, ये और ये सही है, तो 1 और 2 सही, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, भारत और भूटान के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा, इस पर अभी एक जो है समीक्षा की गई है कि भाई भारत और ब्रिटेन के मध्य भारत और भूटान के मध्य में कौन क्या सी ऊर्जाएं वाली जो परियोजनाएं चल रही हो, क्या कुछ उसका आउटपुट मिल रहा है, तो इसी को लेकर के जो एक बैठक अभी हाल में संपन्न की गई है। भारत और भूटान के बीच ऊर्जा सहयोग हिमालय क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 3 फरवरी 2026 को आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दोनों देशों ने अपने दशकों पुराने जल विद्युत संबंधों को नई ऊर्जा देने की प्रतिबद्धता जताई है, ठीक है। भूटान की प्रचुर जल विद्युत क्षमता और भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग ने इस साझेदारी को दोनों देशों के लिए विन विन स्थिति में बदल दिया है, दोनों को फायदा हो रहा आपस में, है ना। चलिए, और एक पुनासांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना है जो कि चर्चाओं में रहती है, और यह जल विद्युत परियोजना की क्षमता जो है 1020 मेगावाट है। इस परियोजना के व्यावसायिक रूप से सर्वोत्तम उपयोग पर चर्चा की गई, भैया किसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं ताकि इससे होने वाली आय भूटान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सके। 1200 मेगावाट क्षमता वाली, ठीक है, लगभग पुनासांगचू फर्स्ट परियोजना को शीघ्र संचालित करने पर सहमति बन गई है। यह परियोजना न केवल भूटान की घरेलू जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि भारत के बिजली ग्रिड को स्थिरता प्रदान करके क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये सारे पॉइंट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, बस बाकी आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। अब इस परियोजना का नाम आपसे पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में भारत और भूटान के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुनासांगचू, ठीक है, जल विद्युत परियोजना की क्षमता 1200 मेगावाट है जिसके व्यावसायिक उपयोग पर चर्चा की गई है, ठीक है। दूसरा, पुनासांगचू फर्स्ट परियोजना का उद्देश्य भूटान की उत्पादन क्षमता और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। दोनों देशों ने वर्ष 2040 तक सीमा पार पारेषण अवसंरचना के विकास की समीक्षा की है। बताओ क्या हो जाएगा, पढ़ो और फिर बताओ इसका उत्तर क्या होगा। देखना है जोर कितना है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बॉस, ठीक है। बी में क्या है आपका, ये है 2 और 3, एक नहीं है, ठीक है, ये इतना नहीं है, ठीक है। चलिए, ये क्या 1020 है ना शायद, हम ठीक है। चलो, तो 2 3 सही है, एक अपना नहीं सही है। अच्छा, पूछता अगर आपसे यहां पर कि कौन सा सही नहीं है
तब क्या हो जाता, केवल एक हो जाता। तो ऑप्शन अगर कहीं केवल एक होता तो, अब बाना की एग्जांपल के लिए केवल अगर सी में होता केवल एक, तो ऑप्शन नंबर केवल एक हो जाता। कौन सा सही नहीं है, यह भी पूछा जाता प्रश्न आप एग्जाम में, ठीक है। वियोचंद बरनार पोर्ट प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई एंटी ड्रोन प्रणाली, ठीक है, ये चर्चाओं में रही है। तो वियोचंद बरनार पोर्ट प्राधिकरण ने भारत में पहली बार किसी बंदरगाह स्तर पर उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली के कार्यान्वयन की पहल कर समुद्री और तटीय सुरक्षा, कोस्टल एरिया को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है अपने आप पे, ठीक है। आधुनिक बंदरगाह अवसंरचना, ड्रोन आधारित जासूसी, तस्करी और आतंकी गतिविधियों जैसे उभरते हवाई खतरों के प्रति संवेदनशील होती जा रही है। ऐसे में यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण जो है मानी जा रही है। कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी आप जानते होंगे कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तैनात की जा रही प्रणाली रेडियो फ्रीक्वेंसी और रडार आधारित तकनीकों का एक एकीकृत उपयोग करती है और 360 डिग्री सर्वदिशात्मक कवरेज के साथ लगभग 5 किलोमीटर तक की प्रभावी परिचालन क्षमता प्रदान करती है। इससे ड्रोन डिटेक्टर, ड्रोन डिटेक्शन रडार और मैन पैक जैमर शामिल है, जिससे यह अनधिकृत ड्रोन के रियल टाइम पहचान, ट्रैकिंग, वर्गीकरण और निष्क्रियकरण करने में क्या रहेगी, सफल रहेगी। और इससे निश्चित तौर पर जो है इस बंदरगाह और कोस्टल एरिया में सुरक्षा मजबूत होगी, ठीक है। दरअसल यह प्रणाली अपने आप में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजर समाधान है, जिसे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है अपने आप पे, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां रखी हैं और परियोजना को 3 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। यह पहल भारत की समुद्री सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूती प्रदान करेगी अपने आप पे। आजकल टेक्नोलॉजी का हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं आप जानते हैं अपने आप पे, है ना। चलिए अब इस प्रश्न को पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए मुझे, बताओ। यू हैव 20 सेकेंड टाइम, है ना, बताइए, पढ़िए बॉस और उत्तर बताइए मुझे। बहुत अहम चीजें हैं यहां सब आपके लिए, इसको छोड़ना ओढ़ना नहीं आपको किसी रूप में कि भैया छोड़ दो इसको, अपना पढ़ो, है ना। ये सब चीजें बहुत अहम है आपके लिए, है ना। एक एक चीज आपके लिए जो है क्या है, महत्वपूर्ण है। एक एक चीज, कहीं से कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं कि आप रोक दीजिए उसको, नहीं, ठीक है। चलो भाई देखो इसका उत्तर बी। बी मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, ये, ठीक है। महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स की बेंगलुरु की ऐतिहासिक जीत हो गई है, चर्चाओं में रहा है। खेल समेत चीज तो आप जानते होंगे, है ना, ठीक है। तो महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल के विरुद्ध एक ऐतिहासिक रन चेंज पूरा कर अपना दूसरा WPL खिताब जीता और दिल्ली के कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 203 4 रन बनाए, जो WPL का फाइनल अब तक का सबसे सर्वाधिक प्रथम पारी स्कोर था अपने आप पे। तो ये चर्चाओं में रहा है और इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये डिटेल्स इसमें लिखा है किसने किसने कैसे कैसे क्या किया, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला बस, ठीक है। ज्यादा एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और अब इसमें जो है आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। चलो पढ़ो इसको, गिव मी योर आंसर बॉस, बताइए। चारों ऑप्शन पढ़िए और इसका उत्तर क्या हो जाएगा मुझे बताओ तुरंत फटाक से, ठीक है। गेम के तो आप लोग खिलाड़ी आदमी हैं, मतलब गेम तो आप लोग खेलते खेलते हैं, ठीक है। आप ऐसे प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे पाइएगा तो फिर खेलना भी बेकार है आपका, कूदना बेकार है। टीवी में लगे रहते हैं आप लोग नहीं लगे रहते हैं, तो बताओ फिर क्या हो जाएगा इसका उत्तर। ये आपका सी मतलब कि ये वाला, ठीक है, ये वाला। चलिए अब आज आपके लिए प्रश्न है, बताओ अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने कितने रन से जीत दर्ज की है। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे बताएंगे, ठीक है। जल्दी से इसका उत्तर मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए आप लोग। बाकी एक प्रश्न आपके लिए है कि अभी हालिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि हालिया एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी महिला विशेषकर नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया सकता है, ठीक है। इस कथन के आलोक में यह निर्णय महिलाओं के प्रजनन अधिकार और व्यक्तिगत स्वायत्तता को किस प्रकार सुदृढ़ करता है मुझे बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण है यह भी बात आपके लिए, ठीक है। इसमें कोई कसर आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो ये बताइए प्लीज आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। लिखने का प्रयास कीजिएगा, अगर आपको लिखना होगा तो मुझे 8604409201 इस पर आप भेज सकते हैं, ठीक है।
ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया एआई समिट 2026 को एआई पर ये जो एक हुआ था एक समिट, इस पर मैंने एक प्रश्न बना के आपको दिया था, इसका उत्तर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, तो प्लीज इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, बाकी पीसीएस 2026 फाउंडेशन कोर्स है। आप जानते हो कि अभी हमारे यहां से बहुत सारे बच्चे जो है इंटरव्यू दे रहे हैं अपने आप में, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप लोग भी तैयारी अपनी अच्छे से कीजिए पीसीएस की और आगे बढ़िए। इसके लिए आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी जो हमारे अन्य कोर्स हैं, आरओ 26 हो गया, आरओ हाई कोर्ट हो गया, लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएस का हो गया, उसके लिए भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबर पे आप उस कोर्स का नाम लेकर के आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डीकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।